हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई मेंस के पेपर को देखते हुए जो कि आपके 26 तारीख 26 मई से कर दिया गया हो, एक टॉपिक है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर मुख्य बातों आज हम लोग मुख्य बातों जो कि आपको पढ़ के जानना है और जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं को देखते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को सबसे पहले प्रदूषण सिंपल सा चीज है, फिर भी देखते जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो भूमि, वायु, जल आदि जैविक मंडल में गुणों में मानव जीवन और संस्कृति के लिए उत्पन्न हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। प्रकार: मृदा, ध्वनि, वायु, नाभिकीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये आपको सबको मालूम है, ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं। मृदा प्रदूषण की बात किया तो प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों से मिट्टियों की गुणवत्ता में ह्रास होने को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। स्रोत है जैविक स्रोत, गोबर, मलमूत्र, इससे मृदा प्रदूषण होता है। वायुजनित स्रोत, अम्लीय वर्षा, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत में तापमान, हवा ये भी प्रभावित करते हैं। और जैवधारी स्रोत में रसायन और कृत्रिम रसायन है जिसको द्वारा मृदा क्या हो रहा, प्रदूषित हो रहा है। प्रभाव क्या हो रहा, रोगों का जन्म होता है, जली जीवों के लिए घातक है, मछली असली जितने भी जली जीव मारे जाते हैं, जीवाणु एवं विषाणुओं का जन्म होता है, वन्य जीव का खतरा पैदा हो जाता है, मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। नियंत्रण भूमि प्रबंधन किया जा सकता है, चक्रीकरण जैसे प्लास्टिक निर्माण, इसको चक्रीकरण कहते हैं। जैसे हमारा मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक फेंक देते हैं जिससे मृदा प्रदूषित होता है। जैव कीटनाशियों का प्रयोग पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और बायोगैस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए जिससे हम नियंत्रण लगाया जा सकता है। जल प्रदूषण की बात कर लिया जाए तो हानिकारक अनुपात में विजातीय सामग्री का जल में प्रवेशी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत बहता पानी और मानवीय स्रोत में औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि पदार्थ है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग है, फ्लाई ऐश है, ईंधनों का जलना, अम्लीय वर्षा, ये मानवीय स्रोत है जिसके द्वारा क्या बोलना चाहिए, आपका जल प्रदूषण होता है। प्राकृतिक स्रोत बहता पानी में होता यह है कि पानी जब बरसात का आता है, बरसात पानी जब बहा के लेके जाता है तो खेतों नाली से सबसे जाता है और खेतों से जो भी हानिकारक कीटनाशक डाले रहते हैं वो सब बहा के लेकर तालाब में और नदी में जाके छोड़ देता है। नालों का गंदगी पानी जाके नदी नालों में और समुद्रों में मिलता है जो प्रदूषित करते हैं। और मानवीय स्रोत तो जानते हो यार, औद्योगिक है, अपशिष्ट है, कृषि पदार्थ है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा, फ्लाई ऐश बन रहा है, ईंधनों का जलना, ये अम्लीय वर्षा का कारण बन जाता है और जल को प्रदूषित करते हैं। दुष्प्रभाव क्या है? बीमारियां होती है, फसलों का प्रभाव होता है, जलीय जीवों का हानि होती है, शैवालों में हानि होती है। नियंत्रण सेप्टिक टैंक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो मल मूत्र क्या है इधर उधर ना किया जाए जिससे ये गंदगी फैलाए और पानी में जाके प्रदूषित कर दे। औद्योगिक अपशिष्ट यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया है, शैवालों को हानि से बचाना चाहिए, अधिनियम 1974 का पालन करना चाहिए जो जल प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण की बात की तो वायु में विभिन्न पदार्थों का वह सांद्रता जो कि मानव एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक है वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। स्रोत है मानव जनित स्रोत जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट है, वृक्षों का काटना, कृषि रसायन, धातु कर्मी प्रक्रम, परमाणु ऊर्जा, दहन, ये सब के सब वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक जनित स्रोत ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वनों में कभी कभी आग लग जाती है जो कि पूरा धुआं छोड़ती है और प्रदूषण करती है। प्रभाव बीमारी की बात है, बीमारी फेफड़ों विशेष करके फेफड़े की बीमारी होती है। आंखों का जलन क्लोरीन के NH3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, DO2 है ना, इसके द्वारा ये जो होता है आंखों का जलन स्टार्ट हो जाता है। क्लोरीन गैस होता है, NH3 है ना, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, DO2, ये सब गैसों के कारण भी आंखों का जलन होता है। दमा, टीबी होती है, पौधों का हानि होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है प्रभाव में। नियंत्रण को उपाय चिमनी में धुआं निकलने वाले ऑक्सीकरण हो, कारखाना नगर से दूर हो, वनीकरण हो, अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, वनों कटाई पर रोक, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया जाए। वायु से प्रभावित समस्याएं, सबसे पहले विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। हो ये रहा है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में सूर्य की प्रकाश आई और सूर्य का प्रकाश आई के पृथ्वी गर्म हुआ, गर्म होने से जो सूर्य का प्रकाश आएगा और निकल जाएगा। प्रकाश तो आता है और निकल जाता है लेकिन इसमें से जो ऊष्मा जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, कि क्षोभ मंडल जो है उनको रोक लेती है। यही क्षोभ मंडल जब रोक लेती है तो पृथ्वी का ये भाग कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होने लगता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा इकट्ठा होगा वो ऊष्मा
बाहर निकलने नहीं देगा। ऊष्मा बाहर नहीं निकलने देगा तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और यही होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से मैंने दर्शाया। अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिड रेन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या है। बादल बनते हैं, यहाँ H2SO4 पानी जस्ट SO2 मैंने यहाँ से गैस निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, पानी H2O से क्रिया करके H2SO4 बना लेगा। नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, H2O से करके HNO3 बनाएगा, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O से करके H2CO3 बनाता है। ये सब के सब जो होते हैं ये एसिड होते हैं, और यही एसिड फिर पानी में गिरेंगे। पानी गिरने के बाद यहाँ पर नक्शा में पेड़ पौधों को खराब करते हैं, पेड़ पौधे खराब, इसके बाद जो ताजमहल है, ये बड़ी बड़ी इमारतों को खराब करने लगते हैं, और ये पानी में घुलते हैं और पानी को भी खराब करने लगते हैं। ये एसिड रेन कहलाता है। प्रकार अम्लीय वर्षा होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। हानि है पौधों पर प्रभाव, जल प्रदूषित, इमारत प्रभावित होता है। अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित देश क्रमशः स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका है। ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका है। ओजोन परत की क्षरण की बात किया जाए तो ओजोन परत क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं बन जाता तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत जो पाया जाता है यहाँ पर, वो समताप मंडल में। याद रखना, पहला तो समताप में, ये क्षोभ मंडल है, ऊपर वाला समताप मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। सबसे पैराबैंगनी किरण निकलेगी। ओजोन परत समताप मंडल के बीच में करीब 20 किलोमीटर लेयर रहता है। ये ओजोन परत ना, यहाँ 20 किलोमीटर लेयर, ये पैराबैंगनी किरणों को यहाँ सीधा पृथ्वी में प्रवेश करने नहीं देता, वहीं पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस प्रकार पैराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। ओजोन परत में छेद होता जाता है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं ओजोन परत को। ओजोन क्षयकारी पदार्थ को, यही क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्षयकारी पदार्थ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है और टेलोस है, मेथिल ब्रोमाइड इत्यादि इत्यादि। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को 230 डास्पन होता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर मोटाई मापने की इकाई क्या, डास्पन ना, डाप्सन है। डाप्सन से हम क्या नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापते हैं, जो कि 230 इकाई है। ओजोन क्षेत्र सर्वप्रथम फार्मन ने सन 1985 में अंटार्कटिका पर देखा था। क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन क्षेत्र को सर्वप्रथम किसने देखा। ओजोन क्षेत्र को सर्वप्रथम फार्मन ने 1985 में देखा था। और विश्व में CFC गैसों को उत्सर्जित करने में अमेरिका सबसे आगे है। धुएं या कोहरा स्मोक भी होता है। नगरों, औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर धुएं युक्त कहरे से सामान्यतः धूम, कोहरा या स्मोक कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग को उत्पन्न अशांति एवं वैश्विक दशक ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत प्राकृतिक स्रोत, बादल की गरज, वो भी शोर पैदा करता है। झंझावात, टॉर्नेडो, जल तरंगे, जीवित स्रोतों में पालतू जानवरों का, आवारा जानवरों का शोर, लड़ाई झगड़ा का शोर आदि आदि। कृत्रिम शोर में वाहन, वायुयान, पटाखे आदि आदि। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव 90 डेसिबल के ऊपर ध्वनि बहरापन लाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कितना, तो 90 डेसिबल से ऊपर ध्वनि बहरापन लाता है। 130 से 140 डेसिबल शोर शारीरिक दर्द पैदा करता है। सिर दर्द, थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हृदय की धड़कन, रक्तदाब का बढ़ना, हृदय रोग, पाचन क्रिया को अनियंत्रित करता है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण, कारखानों को शोर पोषक दीवारों का निर्माण करना चाहिए। कारखाना नगर से दूर हो, वृक्षारोपण किया जाए, शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने बहुत सारे प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में ही है। धारा 268, धारा 290 और धारा 291 शोर को प्रतिबंधित करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की बात की, धारा 133 शोर को प्रतिबंधित करती है। फैक्ट्री अधिनियम 1988 में धारा 89 और 90 ये आता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, क्वेश्चन बन सकता है, कब पारित हुआ, तो 1981 में पारित हुआ था। वाहन अधिनियम 1988 में पारित हुआ। नाभिकीय प्रदूषण की बात किया जाए तो दो प्रकार का नाभिकीय प्रदूषण, एक नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन, जैसे यूरेनियम में न्यूट्रॉनों को बमबारी की जाती है, जिसमें श्रृंखला विहीन जो बोला जाए नाभिकीय विखंडन होता है, जो परमाणु बम का कारण बनता है, परमाणु बम कहते हैं। नाभिकीय संलयन जो सूर्यों में हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब वो संलयन होंगे तो और ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इसको हाइड्रोजन बम के में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन और सूर्य के प्रकाश में नाभिकीय संलयन हो रहा, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। अदृश्य किरणें गंध रहित घातक होती निकलती है, गंध रहित और घातक होती है। कारण प्रभाव प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम मानवजन्य परमाणु बम होता है। दोनों प्रक्रिया रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जित होती है। कैंसर, बांझपन, अपंगता आदि प्रभाव देखने को मिलता है। नाभिकीय प्रदूषण को भयावह परिणाम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में देखने को मिला था। चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट, क्वेश्चन पूछता है चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल
सोवियत संघ के यूक्रेन में चेरनोबिल नामक स्थान पर हुआ था। 31 व्यक्ति मारे गए थे। यहाँ पर लगभग 5,76,000 लोग विकिरण के शिकार हुए, जिन्हें थायराइड कैंसर, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी। फुकुशिया दाइची आपदा जापान में हुआ था। 11 मार्च 2011 को हुआ था। इसे नियंत्रित कर लिया गया था और ज्यादा हानि नहीं हुई। तापीय प्रदूषण की बात किया जाए, जल राशि का वांछित उष्ण पदार्थों का अधिक मात्रा मिल जाना तापीय प्रदूषण कहलाता है। इसमें जल का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। प्रभाव मानव, जल जीवन, औद्योगिक इकाइयां। जलवायु भी इंपॉर्टेंट है। जलवायु में परिवर्तन, जलवायु कब प्रभाव हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग देख लेते हैं। लंबे समय तक पृथ्वी की सतह, तापमान, आर्द्रता, दबाव, हवा, वर्षा और अन्य मौसम संबंधित तत्व ही जलवायु। जलवायु क्या है? जो लंबे समय तक वो जलवायु है, जो हमेशा बदल जाए, जो हर पल में बदल जाए वो मौसम, जो हर पल बदल जाए वो मौसम है, और जो लंबे समय तक रहे वो जलवायु है। एक छोटा सा आप डिफाइन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव बता चुका था। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी और रोशनी जो पड़ती है, प्रकाश तो निकल जाता है छिदते हुए, लेकिन उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नहीं निकल पाती, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा होता है और यही पृथ्वी को गर्म कर देता 15 डिग्री सेल्सियस तक। ये विशेष करके क्षोभ मंडल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन गैस, ये सब यहाँ जो होते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको बताया था जोसेफ फूरियर ने 1824 में। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर रहा है, ये कौन बताया? जोसेफ फूरियर ने 1824 में। ग्रीन हाउस नाम किसने दिया? नील्स गुस्टफ एकहोम। नील्स गुस्टफ एकहोम 1901 में ग्रीन हाउस का नाम दिया था। होम, ग्रीन हाउस, हाउस माने होम में ही होता है ना, तो होम याद रख लेना। ग्रीन हाउस गैस जिसमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन पूछता है सबसे हानिकारक कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवायु परिवर्तन संबंधित सम्मेलन, यह क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला सम्मेलन मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972, आयोजन स्टॉकहोम में स्वीडन में हुआ था 1972। ये याद रखेंगे, पहला सम्मेलन है ये। इसी के तहत यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था, जिसमें 219 देश इसमें सम्मिलित है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा माने बहुत बड़ा अधिकार। हेलसिंकी सम्मेलन फिर 1974 में हुआ, समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें प्रदूषण के सभी स्रोतों पर विचार किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में हुआ। देश 48 हस्ताक्षर 33 ने किया। उद्देश्य ओजोन क्षरण को रोकना था। एक कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लागू 1989 में हुआ। सीएफसी गैस उत्सर्जन को 1986 के स्तर तक लाने का प्रयास किया गया था। इसके दौरान इसमें कुछ संशोधन हुए थे। 1990 लंदन संशोधन, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिसाइल नहीं मिथाइल होना, क्लोरोफॉर्म को उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना था। 1990 कोपेनहेगन संशोधन हुआ। विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग समयावधि निर्धारित की गई। और विश्व पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहला 1992 रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। एक क्वेश्चन याद रखना, 1992 रियो डी जेनेरो, और मूल सूत्र था एक पृथ्वी। कार्य था वैश्विक तापमान वृद्धि, प्रदूषण के भयावह होती समस्या तथा जैव विविधता जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन मंथन और ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। इसमें पहली बार टिकाऊ विकास को देश की नीतियों को शामिल करने की सहमति बनी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान क्योटो में हुआ। क्योटो जापान में आएगा, याद रखना। क्योटो जापान 1997 में हस्ताक्षर 159 देशों ने किया। 6 गैसों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इसको पृथ्वी 2 सम्मेलन क्वेश्चन बनता है। किसको पृथ्वी 2 सम्मेलन के नाम से जानते हैं? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देश 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के लिए गैर निर्णयों को समीक्षा के लिए बनाया गया। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन में रियो सम्मेलन को स्वीकृत एजेंडा 21 का व्यापक विचार विमर्श किया गया। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन देश कनाडा में हुआ। शहर मॉन्ट्रियल 2005 में, काम ग्रीन हाउस गैसों में कटौती लाना था। बाली सम्मेलन 2007 इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ पर यूएनएफसीसी कोप 13 का निर्माण हुआ। 13 सुमित इन यूएन फ्रेमवर्क कन्वर्सेंस ऑन क्लाइमेट चेंज
कॉन्फ्रेंस ऑफ ए पार्टीज 13 है ना यहाँ पर। तो ये पूरा नाम है UNFCCC कोप 13। इसी के नाम से बहुत सारे कोप सम्मेलन हो रहे हैं। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में देश डेनमार्क कोपेनहेगन में आधिकारिक नाम कोप 15 के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। कानकुन सम्मेलन 2010 मैक्सिको कानकुन में कोप 16 के नाम से जाना जाता है। डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका डरबन शहर में कार्बन उत्सर्जन पर रोकना। रियो 20 सम्मेलन 2012 देश ब्राजील फिर से रियो डी जेनेरियो शहर में, पहला 1992 20 साल बाद 2012 को हुआ, ये दोबारा हुआ था फिर से, और सम्मिलित हुए थे 193 देश। उद्देश्य था हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण और गरीबी दूर करने का उपाय। संयुक्त राष्ट्र का दोहा जलवायु सम्मेलन 2012 में हुआ, देश कतर शहर दोहा। संयुक्त राष्ट्र का वर्षा जलवायु सम्मेलन 2013 में हुआ, पोलैंड की राजधानी वार्सा में। कोप 28 संयुक्त राज्य अमीरात में होगा 2000। अब याद रखना कोप 28 इसी वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में होगा 2023 में। स्थान अबू धाबी। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कोप क्या है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। कौन सा कोप? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वर्सेशंस ऑफ क्लाइमेट है ना चेंज, UNFCCC के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1994 में हुई थी, देश इसमें 194 हैं, सचिवालय जर्मनी बॉन में है, और बस 2002 कोप 8 नई दिल्ली भारत में हुआ था। याद रखना कभी कोप 8 सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोप 8 सम्मेलन कहां हुआ था? नई दिल्ली भारत में हुआ था। एक और अभी हाल ही में भारत और स्वीडन ने मिस्र में शर्म अल शेख में लीड IT शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया। क्वेश्चन बन सकता है लीड IT शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कौन देशों ने किया? भारत और स्वीडन ने मिस्र में किया था। भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, स्वीडन की जलवायु और पर्यावरण मंत्री सुश्री रोमिना पोर मुख्तारी तथा मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री सुश्री रैना अल मसद ने इस आयोजन में भाग लिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो चीज है, छोटे छोटे चीज को आपको देखना है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज को रट्टा नहीं मारना है। बस मैंने कहा था रियो डी जेनेरियो में कौन सम्मेलन हुआ, दूसरा कब हुआ, ऐसे कुछ को पहला कौन सा हुआ सम्मेलन, ऐसे ही कुछ अभी हाल में कौन सा सम्मेलन हुआ, यही आप लोग देख के जाइए। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।